हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पित क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने लेक्चर 1 किया था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सेकेंड पार्ट के साथ मैं आ गया हूँ वापस। यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्लीज इसको नोट कर दीजिएगा। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूला, मोल्स, स्टेट्स एक्सेट्रा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल, केमिकल फॉर्मूला, मोल्स, स्टेट्स को यूज करके जो आप लिखोगे उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसा कि एक वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ आपके पास, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे यहाँ पे सिंबल्स वगैरह यूज करना है तो वो केमिकल इक्वेशन बन चुका होगा। तो कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, बिकॉज ऑक्सीजन गैस है तो ये बनेगा CO2। ओके, तो ये हमारा सिंबल्स के साथ ये परफेक्ट हो चुका है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आप अपने केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखो कि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने के साथ ही दे दे। जैसा कि कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, O2 के बारे में मिल जाएगा, CO2 के बारे में मिल जाएगा, जितना भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो वो सब दो, तो आपका जो केमिकल इक्वेशन तैयार होगा वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, पोर्ट्रे करेगा इंफॉर्मेशन। तो आपको कुछ नहीं, बस कुछ कुछ बातें याद रखनी है। जैसा कि पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। इस चीज को हम लोग समझते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। तो मैं फिर से लिखूंगा इसी को, C+O2 gives you CO2। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट से मतलब है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो आपको एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सॉलिड है उसके जस्ट बगल में आपको स्मॉल s ब्रैकेट में लिखना है। स्मॉल s आपको बता देगा ये सॉलिड है। इसी प्रकार से अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस है या फिर गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए आप स्मॉल g से उसको इंडिकेट करोगे। देन बचता है लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के लिए आप स्मॉल l। इनके अलावा एक और चीज बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस। ठीक है, एक्वस इज डिनोटेड बाय स्मॉल aq। एक्वस क्या होता है? इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट exists as solution in water। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जो कि वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए जो फिजिकल स्टेट हम लोग डिनोट करेंगे दैट विल बी AQ व्हिच स्टैंड्स फॉर एक्वस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। तो ये 4 पॉइंट आप नोट करना पहले पॉइंट के अंदर में। मैं इसे रब करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, इसको नोट कर लेना। जैसे कि अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, कार्बन सॉलिड होता है स्मॉल s, ऑक्सीजन इज अ गैस स्मॉल g, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस स्मॉल g। अब एक्वस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने ये एग्जांपल देखा था, Zn+H2SO4, यहाँ से मिलता है H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, और यहाँ से जिंक का वैलेंसी +2
तो ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक इज अ मेटल नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड। H2SO4 एक लिक्विड है। देन ZnSO4 इट इज एग्जिस्टिंग एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसके लिए एक्वस। समझ में आया एक्वस का यूज हो रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। एंड H2 इज गैस। तो ये रिएक्शन आपका काफी इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करने लग गया है पहले पॉइंट के थ्रू। तो इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रख करके यहाँ पे 1 के बाद 2 यहाँ से लिख रहा हूँ। We are still studying this part only, जिसका पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 2 ऊपर मैं डाल रहा हूँ। If gas is evolved during a chemical reaction, then it is shown with an upward arrow. Okay, with an upward arrow. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है, जो कि रिलीज होगा तो वो प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगा, ठीक है। तो रिलीज जैसे ही गैस होगा तो उसके जस्ट पास में आप एक अपवर्ड एरो बना दो, तो उससे पता चल जाएगा कि गैस इवॉल्व हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल में अभी तुरंत हमने देखा था C+O2 gives us CO2 which is a gas। अगर गैस है तो वो तो रिलीज हो जाएगा ना, वो तो इवॉल्व हो जाएगा, एक जगह तो स्टे नहीं करेगा। स्टे नहीं करता है, इसी कारण से ये अपवर्ड एरो शो करता है, क्योंकि गैसेस विल राइज अबव। ओके, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, point number 3, if in a reaction a precipitate is formed, then it is indicated with a downward arrow। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक प्रिसिपिटेट बनता हुआ आपको समझ में आता है, तो उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? एक डाउनवर्ड एरो के साथ। उससे पहले आप समझ लो ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट होता है बेसिकली आपके लेवल पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर कुछ भी है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इसीलिए उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो शो करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रिसिपिटेट है, इट विल गेट सेटल डाउन। ओके, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 में। जब मैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको प्रिसिपिटेट विद डाउनवर्ड एरो आपको मैं इंडिकेट करवा दूंगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा प्रिसिपिटेट बेसिकली होता क्या है। ये पॉइंट नंबर 3 आपका कवर्ड है। अब बचता है लास्ट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज हियर, 2 3 एंड देन 4।
Certain reactions takes place under some necessary conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. यहाँ पे वो बात हो रहा है जैसा कि हम लोग चाय बनाते हैं अगर तो मिल्क प्लस टी लीव्स डालने से आपका कोल्ड टी भी नहीं बनेगा क्योंकि आप आइस भी नहीं डालोगे वहां पे। ठीक है, तो अगर आपको आइस टी बनाना है तो आपको वहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप आइस ऐड कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको हॉट टी बनाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा, तो वो हीट का साइन भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे करोगे? अगर कोई टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट, टेम्परेचर समझ में आता है, प्रेशर भी समझ में आता है, ये कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको केमिकल रिएक्शन में डालने से अगर कोई रिएक्शन स्लोली अगर होने वाला था, जैसा कि जंग लगने में बहुत टाइम लगता है, उसी तरह से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर हमें चाहिए कि उस टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करवाना है, देन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसमें कुछ कैटालिस्ट ड्रॉप करेंगे ताकि स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो सके। तो कैटालिस्ट क्या करता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। कैटालिस्ट चेंज करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को, बट डू नॉट केमिकली इफेक्ट द रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्टेंट्स में जो केमिकल रिएक्शन होने वाला है उसमें कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं होगा, बस उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन को ये हैम्पर करेगा। अगर हमको रिएक्शन फास्ट करवाना है तो हम कुछ ऐसा कैटालिस्ट डालेंगे जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए। ओके, तो ये कैटालिस्ट था। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं बेसिक्स केमिस्ट्री में जिसको आप नोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ओके, ये रिएक्शन नंबर 1 है, तो ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये 340 ATM यानी कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है ना, ATM सबको पता है। तो ये रिएक्शन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर हम इसमें 340 ATM का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये आप समझोगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोर्ड का फेवरेट चैप्टर ये है, हर साल इससे क्वेश्चन आएगा। CH3OH, ये OH है यहाँ पे, ठीक है, तो CH3OH इसका नाम होता है मिथानॉल। ये एक अल्कोहल का डेरिवेटिव है, आपको चैप्टर 4 में ये क्लियर होगा, बस बेसिक सा कुछ रिएक्शंस आप लर्न करने का ट्राई करो। सही है, ये रिएक्शन का नाम मैं लिख देता हूं तो सबको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ओके, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप हमने बैलेंस पढ़ा ही नहीं है अभी तक। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यहाँ पे देखो नेसेसरी कंडीशन 340 ATM, पहले रिएक्शन में एरो के अबव लिखा गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंडिकेटेड अबव दी एरो। अगर कोई भी नेसेसरी कंडीशन है तो उसको एरो के ऊपर लिखा जाएगा। जैसा कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में नेसेसरी कंडीशन क्या था, सनलाइट का होना नेसेसरी है और क्लोरोफिल का होना नेसेसरी है। तो एरो के अबव लिखने के बाद भी अगर आपके पास जगह कम पड़ जाए तो आप एरो के नीचे भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ये हो गया। एक लास्ट रिएक्शन मैं बताता हूँ जिसमें कैटलिस्ट यूज होगा। ये कैटलिस्ट का रिएक्शन भी आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे। जैसा कि एक रिएक्शन है,
ठीक है, तो ये बनने वाला है। तो इसमें देखो निकेल एक एलिमेंट है, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। निकेल एक कैटलिस्ट के रूप में काफी जगह यूज होता है। ये रिएक्शन हमारा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉट अ बिग डील, अभी बस आप एक नाम याद कर लो, काफी रहेगा। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में दो लाइन आपको दिख रहा है, ये दो लाइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है। ओके, इसको नोट करना आप लोग। ये कैटलिस्ट निकेल यूज हुआ था। अगर आप कैटलिस्ट के रूप में, ऐसा नहीं कि कुछ भी एलिमेंट आप यूज कर दो, हर रिएक्शन का अपना ही कैटलिस्ट होता है प्रेफरेंस का। जैसा कि इस रिएक्शन में निकेल होता है, या फिर इसके जगह एक और चीज होता है पैलेडियम, सिंबल है पीडी, पैलेडियम। निकेल या फिर पैलेडियम ही इस रिएक्शन में काम करेगा। अगर आप जिंक डाल देते हो तो ये रिएक्शन अगर नहीं होने वाला है। तो कैटलिस्ट का सर्टेन कंडीशन होता है जो कि रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। ओके, तो जैसे हाइड्रोजन आएगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर अटैच होने वाला है और दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैच होने वाला है। तो आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो यहाँ पे आपका केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पार्ट में ढेर सारे वर्ड इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप उनका केमिकल इक्वेशन लिखने का ट्राई करो। आयंस में कहीं भी दिक्कत आता है तो 9th का एनसीईआरटी बुक है आपके पास, वहां पे आयंस का एक चार्ट दे रखा है, तो वहां से सारे आयंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कोई टिपिकल अगर आयंस मिलता है जो आपको पता नहीं है, तो एक काम आप कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट डालो, मैं उसका रिएक्शन करवा के डाल दूंगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ। तो मैं आपको पहले बता देता हूं एक नोट। I'm all about notes and charts. Notes and charts से आपका इजी वे में लर्न कर सकते हो आप, rather than reading those lengthy theory. केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसा कि एक लॉ आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक है, अगर एक्सटर्नल आप बाहर से कुछ अनटिल एंड अनलेस लाके जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो ही चेंज हो सकता है, वरना मास जितना है उतना ही बाद में रहता है। ओके, तो हम लोग इस बात को समझने के लिए केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में मैं बांट रहा हूं। मेरे हिसाब से केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो स्केलेटल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। दोज केमिकल इक्वेशन somebody please refill the ink.
दोस केमिकल इक्वेशन विच डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनको स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस किसको बोलेंगे? जो लॉ को फॉलो करेगा। इसका एक डेफिनेशन भी मैं लिखा दूंगा, लेकिन पहले आप फंडा को समझो। तो मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ और ऊपर वाला पार्ट को मिटा के कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, लेट अस टेक द सिंपल वन, H2 plus O2 gives us H2O। ये मेरे हिसाब से मैं बोलूँ अगर तो ये स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों है वो आप लॉजिक को पकड़ो। जैसा कि आप क्लास 9 पढ़ के आए हो और जो भी हमारे एसी में पढ़ के आ रहे हैं उनको मैं पहले ये बात बता चुका था, तो एक बार आप समझने का ट्राई करो। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? मास 1 होता है। तो 1 into 2, 2 का मास 1 into 2 हाथ में। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अभी इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए मास हो जाएगा 1 into 2 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए मास हो जाएगा 1 into 16। इसको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट 18 और इसको अगर प्लस करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 32 प्लस 2 विल बी 34। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 34 इज ग्रेटर देन 18, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ है 34 इज ग्रेटर देन 18, आपको दिख रहा क्लियरली मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो रहा बात इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक बात याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब बस एक काम करो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी वही एलिमेंट्स दिखेंगे, तो आपको इनका काउंट सेम करना है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट। तो आप बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। इस एक को 2 कैसे बनाए? अगर इसको 2 से इंटू कर लेंगे पूरे को, तो ये 2 into 1 2 हो चुका है और यहाँ पे 2 था ही, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल हो गया। बट साथ ही साथ पहले आपका हाइड्रोजन 2 था, लेकिन 2 से इंटू होने के बाद हाइड्रोजन हो गया है 4 और यहाँ पे कितना है? 2। तो आप इसको 2 से इंटू करो तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 into 1 2 है। नाउ तो ये आपका हो गया है बैलेंस। कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? दोस केमिकल इक्वेशंस व्हिच फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि जैसा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आप अगेन इसका मास निकाल के आप चेक करो, अगर मास बोथ साइड इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इसको चेक करो, 2 था, 2 से इंटू किया और अंदर में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 into 16। यहाँ पे क्या है? 2 into 1 प्लस 16 into 1। तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा? 36। और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 32 कितना आया? 36। अब आपको दिख रहा होगा ये रिएक्टेंट का मास है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है और दोनों आपको इक्वल दिख रहा होगा। तो ऐसे करने से जब मास इक्वल हो जाए तो आप बोल सकते हो कि नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो लेट अस डू सम प्रैक्टिस अबाउट दैट। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्लास 10 में मैं बता रहा हूँ सबको, जिसका साइंस का नोट्स जितना अच्छा होगा, जितना क्लियर होगा,
उतना ही उसका पढ़ाई इजी होता चला जाएगा। और जिनके नोट्स नहीं होंगे जिनके पास, उनके लिए पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होने वाला है, समझ में नहीं आएगा क्या छोड़े क्या पढ़े। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं बेसिक सा, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, H2 + Cl2 gives you HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सिंपल तरीका क्या लिखवाया था मैंने नोट में, बैलेंस इक्वेशन के बारे में जब भी बैलेंस का बात आएगा तो ये बात याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element of reactant should be equal to that of products। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से इंटू करो तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ये भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन भी 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो ये बैलेंस हो चुका है। इजी से एग्जांपल है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ज्यादा एग्जांपल मैं पहले नहीं करवाऊंगा, पहले आप प्रैक्टिस करके आओगे फिर अपन करेंगे। अगला, सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको कैसे बैलेंस करें, पहले काउंट कर लो। सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कैसे 1 है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, इसलिए सोडियम 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 + 2 3। ओके, तो अब ऐसा करो, इसको हम लोग 2 से इंटू करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो चुका है और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 1, तो इसको 2 से इंटू करो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 × 4, ये इक्वल हो चुका है। अब सबको चेक करो, ऑक्सीजन 2 से इंटू होने के बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पे 2 से होने के बाद यहाँ भी 2 है, लेकिन सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 2 से इंटू करो तो आपका हो गया, ये बैलेंस्ड है। हमेशा कंफर्म होने के लिए लास्ट में एक बार और चेक कर ले। एक और हम लोग करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा हमारा BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, तो सिंपल सा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या काउंट है। सबसे पहला बात, यहाँ पे SO4 3 है, तो यहाँ पे भी 3 कर दे, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, तो कितना हो गया ये SO4 3 हो गया। देखो SO4 कैसे ब्रैकेट लगा के सोचना, डाल मत देना ब्रैकेट, बस सोचना कि SO4 एज अ होल यहाँ पे 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे 3 से इंटू किया तो ये भी इक्वल हो गया। बैरियम थ्राइस हो चुका है, तो यहाँ पे भी बैरियम को 3 से इंटू करो, लेकिन साथ ही साथ देखना दूसरा क्या है, 3 × 2 6, क्लोरीन 6 हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है, तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे 2 से इंटू करेंगे, लेकिन साथ में एल्यूमिनियम 2 हो चुका है, यहाँ पे भी 2 था, तो इट इज बैलेंस्ड। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आप बैलेंस्ड इक्वेशन का प्रैक्टिस करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।